माँ का दूध पिया है। Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. Now is the time to remove legal provisions. Article 370 is outright discriminatory. ऋषि कश्यप, हमारे वेद और देवी सरस्वती की धरती कश्मीर को पिछले कुछ सदियों में इस्लामिक कट्टरपंथी और खासकर पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार बना दिया है। मन करता है वापस जाने का। क्या कहते हैं मम्मी पापा, क्या कहते हैं कि वापस जा पाओगी वहाँ? नहीं। हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजाद। कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। लेकिन 4 साल पहले एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने कश्मीर के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देने का दावा किया। 2 दिन फेवररी से आई अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि ये डिसीजन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से भारत से इंटीग्रेट ही नहीं करेगा, बल्कि कश्मीर को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली पूरी तरह से बदलेगा भी। अब देखिए, संकेत तो अच्छे हैं। We can see there several delegates are coming to see this particular market. कश्मीर बदल रहा है। Once again, tricolor has been unfurled on top of a historic Ghantaghar behind me. लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हालात बेहतर नहीं हुए हैं, बल्कि बद से बदतर ही हुए हैं। तो क्या है सच्चाई? क्या कश्मीर की सिचुएशन इंप्रूव हुई है? गवर्नमेंट ने अपने वादे पर फॉलो थ्रू किया है? आइए आज के एपिसोड में जानते हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो अनडिवाइडेड इंडिया के हर एक प्रिंसली स्टेट को साइन करना था कि वो या तो भारत के साथ मिल सकते हैं या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया का एक परमानेंट और अभिन्न हिस्सा बना दिया, दर्जनों दूसरे प्रिंसली स्टेट्स की तरह। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में एक बात थोड़ी यूनिक थी, और वो था नेहरू जी की इंटरफेरेंस। जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसी तरह की प्रॉब्लम्स जूनागढ़ और हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट्स में भी चल रही थी। लेकिन थैंकफुली जूनागढ़ और हैदराबाद की सिचुएशन को हमारे होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल ने काफी जल्दी सुलझा दिया। कश्मीर के मामले में लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने टांग अड़ा दी। उनका मानना था कि इस मामले को पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा, और इसके लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पर एक स्पेशल प्रोविजन भी लगा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसमें आर्टिकल 370 का कहीं जिक्र नहीं था। ये उसके करीब 2 साल बाद 1949 में आर्टिकल 370 जो है उसमें आया एज अ टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल फीचर। नेहरू जी कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए वैसे ही सिंप करते थे जैसे आजकल कुछ लौंडे ओनली फैंस की लड़कियों के लिए सिंप करते हैं। तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट 70 साल तक भारत में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे थे। भारत के बाकी सारे स्टेट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन कश्मीर को नहीं। एज अ रिजल्ट जम्मू एंड कश्मीर अपने खुद के रूल्स बना सकता था विद रिगार्ड्स टू परमानेंट रेजिडेंसी, प्रॉपर्टी ओनरशिप और फंडामेंटल राइट्स। तो यार सवाल ये उठता है कि नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया? यार गूगल मेनलैंड इंडिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कौन सा स्टेट है? समझ गए आप? तो इस आर्टिकल 370 का रिमूवल कई सालों से बीजेपी के एजेंडे पर रही है। यहाँ तक कि मोदी के प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, मोदी के चीफ मिनिस्टर बनने के पहले से मोदी का ये सपना रहा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहरा है। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया है। दशकों तक बेसिकली मोदी जी करण अर्जुन फिल्म की माँ की तरह मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे बोलते रहे। इनफैक्ट 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी का ये बड़ा कैंपेन प्रॉमिस भी था कि अगर बीजेपी जीतती है तो आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। और 2019 में एक बड़ी बहुमत के साथ जीतने के बाद करण अर्जुन आ गए। आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को एब्रोगेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने का। तो ऑब्वियसली पूरे भारत को ये होप थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी ये होप थी कि इस एब्रोगेशन के बाद स्टेट में कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। तो आइए पता करते हैं कि पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बदला है। सबसे पहले तो देखिए, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जितने भी बड़े सेंट्रल कानून और सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स हैं अब जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। 890 central laws
have now become applicable to J&K. राइट टू एजुकेशन जैसे एक्ट जो पिछले वर्गों के बच्चों की इतनी मदद करता है, वो पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन अब लागू हो सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा इंपॉर्टेंट एक्ट अब जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकता है। जम्मू कश्मीर के जो बैकवर्ड ट्राइबल्स हैं जैसे कि गुज्जर, पकड़वाल और गद्दी, उनको भी अब इंसाफ मिल रहा है। 2006 में बने शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट एंड 1989 में बने शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट का संरक्षण, वो भी अब आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद इसकी पहुंच में आ चुके हैं। आर्टिकल 370 के समय पर कश्मीर के बाहर से कुछ लोअर कास्ट के लोगों को कश्मीर लाया जाता था मैनुअल लेबर करने के लिए, लेकिन कई सालों तक कश्मीर में रहने के बाद भी, पूरी तरह से कश्मीरी बन जाने के बाद भी इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स करना अलाउड नहीं था, न ही कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड था। बेसिकली जिस तरह से बॉलीवुड ने फरदीन खान को इस्तेमाल करके फेंक दिया, उसी तरह से कश्मीरियों ने इन लोअर कास्ट लेबरर्स को इस्तेमाल करके फेंक दिया। तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो अब नया डोमिसाइल का कानून आया है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी अगर जम्मू कश्मीर में 15 साल तक रहते हैं तो उनको भी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिलता है। इनफैक्ट ऐसे किसी भी डोमिसाइल का बच्चा जिसने जम्मू कश्मीर से क्लास 10th या क्लास 12th के एग्जाम पास किए हैं, उनको भी ऑटोमेटिकली डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिलेगा। डोमिसाइल का मतलब कि ये लोग अब कश्मीर में नौकरी भी कर सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। 2023 तक इंडियन गवर्नमेंट ने 60 लाख से भी ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंट में एक बिल भी प्रपोज किया गया है जिसके तहत इन्हीं कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी से जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स रिजर्व की जाएंगी। और फाइनली 70 सालों के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको भी अपर कास्ट अशराफ सुन्नी मुसलमान के बराबर के अधिकार मिल रहे हैं। देखिए, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एक दिन इंस्टाग्राम पे सेल्फी डालना भूल जाएगी, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पहले स्टोन पेल्टर्स डेली स्टोन पेल्टिंग करना नहीं भूलेंगे। भैया, आतंकवादियों को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिला करता था। सुरक्षा बलों की गाड़ी पर पत्थरों की बरसात। हमास के बाद किस तरह से पथराव की ये घटना सामने आई है कश्मीर घाटी में। लेकिन 2019 के बाद की हालत देखिए कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और दूसरे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अब मोस्टली बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। डेली हड़ताल और स्टोन पेल्टिंग तो बेसिकली पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, लैंडलाइन टेलीफोन्स की तरह और आदि पुरुष फिल्म में ऑडियंस की एक्साइटमेंट की तरह। 2018 में 1767 ऑर्गेनाइज स्टोन पेल्टिंग इंस्टेंसेस हुए थे। 2023 में अब वो 0 हो चुके हैं। 2018 में 52 हड़ताल या बंद हुए थे। 2023 में अब वो भी 0 हो चुके हैं। टेररिस्ट इनिशिएटेड इंस्टेंसेस एब्रोगेशन के बाद से 45% घटे हैं। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में 90% की कमी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर इवेंट्स में 97% की कमी हुई है। एब्रोगेशन के बाद से आज तक नंबर ऑफ टेरर अटैक्स, नंबर ऑफ सिविलियन डेथ्स और नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस डेथ्स, ये सारे कम हुए हैं। कुछ कुछ जगहों पर तो हालत ये है कि भाई वही आतंकवादी बुरहान वानी जिसके मरने के बाद उसका पूरा गांव निकलकर उसको सपोर्ट करने आया था, आज उसी के गांव में उसी बुरहान वानी के पिताजी भारत का झंडा फहरा रहे हैं और नेशनल एंथम गा रहे हैं। और देखिए, किसी भी स्टेट में परमानेंट पीस अगर आप लाना चाहते हैं तो उस स्टेट की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन के साथ साथ उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को भी बेहतर करना जरूरी है। आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर में बाहरी इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। पहले जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस एंड लॉस की वजह से देश के अन्य नागरिकों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना या बिजनेस स्टैब्लिश करना पॉसिबल नहीं था। यही एक बड़ी वजह थी जिसके चलते जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का अभाव रहा और यहाँ के बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाए। आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब इन्वेस्टमेंट के भी जो फ्लड गेट्स हैं वो कश्मीर में खुल रहे हैं। 28,400 करोड़ रुपीस के पैकेज के साथ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जो 2037 तक लागू रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट इंडस्ट्रियल ई स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी एंड जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी भी जारी की है। 2021 में 39 MOU साइन किए गए थे जिसमें जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी। इसी के साथ साथ कश्मीर में पहला बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया है एमआर ग्रुप के द्वारा। ये वही ग्रुप है जिन्होंने बुर्ज खलीफा भी बनाया है। इन सारी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से कश्मीर में 10,000 जॉब्स भी क्रिएट हुए हैं और ये एस्टिमेट किया गया है कि 2023 में 6,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कश्मीर वैली में आ सकता है। कश्मीर का एक बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को भी देखें एब्रोगेशन के बाद, तो
जब 2022 में कश्मीर में 1.62 करोड़ लोग आए थे टूरिज्म के लिए, which is the highest number of tourists since the time of independence. मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में कश्मीर की ओवरऑल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया था 80,000 करोड़ रुपीस का। कश्मीर की हालत देखिए कि 2014 तक कश्मीर में सिर्फ 7 नेशनल हाईवेज थे, जो एब्रोगेशन के बाद से बढ़कर अब 11 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय 32 ग्रीन हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 37,000 करोड़ रुपीस। 2014 से जम्मू कश्मीर में 1700 किलोमीटर रोड की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इनफैक्ट नितिन गडकरी ने यह भी प्रॉमिस किया है आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर रिंग रोड और जम्मू रिंग रोड भी डेवलप किए जा रहे हैं बेटर इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए। उसके साथ साथ अलग अलग हार्ड टू रीच डिस्ट्रिक्ट्स को भी कनेक्ट करने के लिए बड़े बड़े टनल सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं पूरे स्टेट में। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने अपने फ्लैगशिप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अनाउंस किए हैं, जिसमें एम्स, IIT, IIM और 7 और मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल 370 के हटने की वजह से अब सेंट्रल स्कीम्स का भी बड़ा फायदा हो रहा है कश्मीर में। इस साल मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में 1.99 लाख घरों को अलॉट किया है अंडर PM आवास योजना। गवर्नमेंट ने 12 लाख से ज्यादा LPG सिलेंडर्स कश्मीरी फैमिलीज को प्रोवाइड किए हैं। और देखिए, कश्मीर कश्मीरी हिंदुओं के बिना और कश्मीरी हिंदू कल्चर के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक कश्मीरी हिंदू वहां वापस जाकर सेटल नहीं होते, और जब तक कश्मीरी हिंदू कल्चर कश्मीर में फलता फूलता नहीं है, तब तक इसको कश्मीर कहा ही नहीं जा सकता। कुछ लोगों का मानना है कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। प्रॉमिस ये किया गया था कि लोग जाकर वहां पर जमीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। कुछ हुआ ऐसा? लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कश्मीरी हिंदुओं के लिए 3000 जॉब्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। 2020 में 841, 2021 में 1296 और 2022-23 में 502 कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स को गवर्नमेंट जॉब्स अपॉइंट की गई हैं कश्मीर में। और जॉब्स ही नहीं, इनको कश्मीर में प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट हाउसिंग भी प्रोवाइड कर रही है। अभी तक कश्मीरी हिंदुओं को 1200 घर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं और दिसंबर 2023 तक गवर्नमेंट 1800 और घर प्रोवाइड करना चाहती है कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स को। कश्मीर वैली में इस समय पर गवर्नमेंट 6000 घर भी बना रही है रिहेबिलिटेटेड एम्प्लॉइज के लिए, एक ट्रांजिट अकोमोडेशन की तरह। Around 190 flats are being today inaugurated by J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha here in Baramulla. These transit accommodations are seen as a big boost to the Kashmiri Pandit PM package employees. और देखिए, कश्मीरी हिंदुओं का जो एक्सोडस हुआ है कश्मीर में, वो कश्मीर की हिस्ट्री का एक अनफॉर्चुनेट पहलू तो है। दूसरा पहलू है कि किस तरह से कश्मीर के जो भव्य मंदिर हैं, उन पर अटैक हुआ है, उनको तहस नहस किया गया है। और अब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इन रिलीजियस साइट्स को भी रेनोवेट किया जा रहा है। A 700-year-old temple at Baba Dem area of Srinagar is being renovated. This temple will get a facelift after 30 years. कुल मिलाकर इस समय 15 इंपॉर्टेंट कश्मीर के मंदिरों को पूरी तरह से रेनोवेट किया जा रहा है और भारत की लार्जर टेम्पल इकोनॉमी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में तो 123 साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है जिनको पूरी तरह से रेनोवेट किया जाएगा। और आज हालात ये हुए हैं कि श्रीनगर का एक बड़ा कश्मीरी हिंदू डोमिनेटेड एरिया था जिसको हब्बा कदल कहते थे। हब्बा कदल से कश्मीरी हिंदुओं को ऑलमोस्ट पूरी तरह से 1990 में निकाल दिया गया था। हब्बा कदल में अपने एक्सोडस के पहले हर साल कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाला करती थी। आज इतने सालों के बाद फिर से कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी श्रीनगर में शोभा यात्रा निकाल रही है हब्बा कदल में। अगर कल्चरल चेंजेस की बातें हो ही रही हैं, तो बॉलीवुड भी एक तरह से कश्मीर का एक अभिन्न हिस्सा था। 60s, 70s और 80s के दशकों में फिल्मों को कंप्लीट नहीं माना जाता था जब तक वो कम से कम कुछ सीन कश्मीर में शूट नहीं करते थे। 60s के मेरे एक फेवरेट एक्टर हैं शम्मी कपूर, उनकी तो ऑलमोस्ट सारी फिल्में कश्मीर में शूट होती थी। लेकिन जब कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई, तब सारी शूटिंग्स रुक गई, सारे सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया गया। I'm in one of the abandoned cinemas of Srinagar city. The place looks so eerie. You cannot see much because there is no source of light around here. लेकिन अब 30 साल के बाद श्रीनगर में सिनेमा हॉल्स फिर से खुल रहे हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स को दिखाया जा रहा है और सारे शोज भी हाउसफुल जा रहे हैं। इनफैक्ट कश्मीर में वापस फिल्म शूटिंग्स भी होने लगी हैं। 2022 में 200 फिल्में कश्मीर में शूट की गई हैं, इंक्लूडिंग एक शाहरुख खान की भी फिल्म है।
जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो 300 नए शूटिंग लोकेशंस डेवलप कर रहे हैं कश्मीर में बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग के लिए। उसके साथ साथ कश्मीर में अब म्यूजिकल इवेंट्स भी हो रहे हैं, एक इतना बड़ा G20 का इवेंट भी हुआ है और प्राइड रैली ऑर्गेनाइज करने की भी बात हो रही है। बताइए, जिस स्टेट में भारत का झंडा अगर आप दिखा देते तो आपको गोली मार देते थे, वहाँ अब प्राइड झंडा भी दिख सकता है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल इस समय उस क्रिकेट फैन की तरह ही सोच रहे होंगे, यार आपने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई देखिए, लद्दाख में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। लद्दाख देखिए इंडिपेंडेंस के समय से हमेशा जम्मू कश्मीर से अलग एक स्टेट बनना चाहता था, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स, जम्मू कश्मीर की पूरी इकोनॉमी, कश्मीर वैली के जो प्रोमिनेंट अपर कास्ट सुन्नी अशराफ मुस्लिम्स थे वो डोमिनेट करते थे। सारे रिसोर्सेज वो खा जाते थे और लद्दाख को कुछ मिलता ही नहीं था। तो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद लद्दाख में भी कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रक्षा मंत्री ऑफ आवर कंट्री राजनाथ सिंह इज ट्रैवलिंग टू Leh and Ladakh. He has inaugurated many key projects in Leh. A part of Changthang Wildlife Sanctuary at Hanle in Ladakh is all set to become India's first dark sky reserve. The Zojila Tunnel, which is 14.15 kilometers, being constructed at the cost of 6,809 crores. अब देखिए, दुनिया में कुछ परफेक्ट तो होता नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिल्ली के वेट ढाबा का खाना। चेक इट आउट, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। देखिए, कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन एब्रोगेशन के बाद बहुत इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है। पिछले 1-2 सालों में हमने कश्मीर में मिलिटेंसी में एक नया ट्रेंड देखा है और वो है लोन वुल्फ अटैक्स का ट्रेंड, जिसमें कश्मीरी हिंदू सिविलियंस के ऊपर और ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। पिछले साल कश्मीर में 29 टारगेटेड अटैक्स हुए थे, खासकर नॉन मुस्लिम लेबरर्स और कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर। Another Kashmiri Hindu butchered. Pakistan-backed terrorists have gunned down a Kashmiri pandit. और जिस तरह से लोन वुल्फ अटैक्स में कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसका रिजल्ट ये हुआ है कि ऑलमोस्ट 5500 हिंदुओं ने वैली छोड़ के जम्मू में माइग्रेट किया है। Here's some big news coming in. Kashmiri pundits now begin to leave the valley. A big fallout of targeted killings in Jammu and Kashmir. सिक्योरिटी फोर्सेस का इस तरह के लोन वुल्फ अटैक्स को ट्रैक करना या प्रिवेंट करना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि ये लोग आम पॉपुलेशन में बड़े आराम से घुस जाते हैं और इनको अपनी कम्युनिटी और अपने गांव में भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट को इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली टैकल करने की जरूरत है। स्टेट में बेहतर इंटेलिजेंस डेवलप करने की जरूरत है। जिस लोन वुल्फ के बंदे को पकड़ा जाए उसको और उसके पूरे खानदान को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है, तभी इस तरह के अटैक्स को कम किया जा सकता है। लद्दाख की डेवलपमेंट भी एक और बड़ा इशू है। गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो कश्मीर वैली पर ही फोकस ना करे, जम्मू और लद्दाख की भी प्रॉपर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ताकि तीनों एरिया साथ में ग्रो कर सके। जो जम्मू कश्मीर की टेरर इकोनॉमी है और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी प्रॉपरली डिसमेंटल करने की जरूरत है। देखिए, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जिन्होंने इस टेरर इकोनॉमी, जिन्होंने इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को या इस सेपरेटिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कश्मीर में इतने सालों तक सपोर्ट किया था, आज भी वही लोग कश्मीर में मौजूद हैं। गवर्नमेंट बार बार बोलती रहती है कि कश्मीर में स्टेटहुड लाएंगे, स्टेटहुड लाएंगे, पर भैया स्टेटहुड का क्या फायदा जब तक कि वही ब्यूरोक्रेट, वही पॉलिटिशियन जो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, उनको हटाया नहीं जाता। इन ब्यूरोक्रेट्स और इन पॉलिटिशियंस को पूरी तरह से आप पावर स्ट्रक्चर से हटाइए, नए ब्यूरोक्रेट्स, नए पॉलिटिशियंस को डेवलप कीजिए जो कश्मीर में सेपरेटिज्म का स तक नहीं बोलेंगे, पूरी तरह से सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ही स्टेटहुड की बात होनी चाहिए। एक और सोल्यूशन जो सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिया था वो था कि भाई जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको आप वैली में सेटल कीजिए कश्मीरी हिंदुओं के साथ, उनको आर्म कीजिए, कश्मीरी हिंदूज को भी वेपन्स ट्रेनिंग और लीगल वेपन्स प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, सपोर्ट कर सके। जब तक एक भी कश्मीरी हिंदू या नॉन कश्मीरी लेबरर मारा जा रहा है कश्मीर में, स्टेटहुड की बात तक नहीं होनी चाहिए। और एक ऑफिशियल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पैनल क्रिएट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाएगा, ताकि कोई भी मीडिया, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी पॉलिटिशियन कश्मीरी हिंदुओं के बारे में झूठ ना बोल पाएगा कि भाई उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, उनका कोई ही नहीं हुआ है। वो खुद भागे गवर्नर से मिलके, वो तो बस अपनी मर्जी से छोड़ के चले गए कश्मीर। पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the pundits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent
in the state. जब तक ये सच्चाई पूरे भारत में ऑफिशियली नहीं दिखाई जाएगी, गवर्नमेंट के पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बनाया जाएगा एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पैनल के थ्रू, तब तक इस तरह का फेक न्यूज फैलता रहेगा और कश्मीरी हिंदुओं को हर साल इस झूठ की चोट को झेलना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि कश्मीर में एब्रोगेशन के बाद क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि कश्मीर को प्रॉपर्ली भारत में रीइंटीग्रेट करने के लिए और पीओके तक को वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अगर कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को आपने कंटेन कर लिया, कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को अगर आपने मैनेज कर लिया, तब गवर्नमेंट सीरियसली पीओके की तरफ भी देख सकती है। बाकी अगर आप कश्मीर की सिचुएशन, कश्मीर की हिस्ट्री, गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन ये कैसे किया, इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।